हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आज का होगा लेक्चर नंबर 20 ऑप्टिक्स का, और इसमें हम लोग फिर से रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। तो रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको करा दिए, और ये उस न्यूमेरिकल वाले पार्ट का 3rd लेक्चर हमारे पास होने वाला है। जो बचे हुए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ MCQ रह गए हैं हमारे, उसको मैं इस पार्ट में फाइनलाइज कर दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या कहानी हम लोगों को और पढ़नी है इसके अंदर। तो चलिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से इसको, काफ़ी बढ़िया इजी सा क्वेश्चन है। द ऑप्टिशियन प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ पेयर ऑफ स्पेक्स इज, चश्मे के नंबर दिए हैं उसने लिख के कि राइट आई में जो लेंस लगेगा उसका नंबर होगा -3.5 डायोप्टर, लेफ्ट आई में जो आपको चश्मा पहनना है, मतलब लेंस पहनना है चश्मे में, उसका नंबर है -4.0 डायोप्टर, 00 डायोप्टर। दोनों ही नेगेटिव पावर हैं, यानी दोनों ही चश्मे के दोनों ही लेंस कैसे होंगे, कॉनकेव नेचर के होंगे। ठीक है, कंफर्म हो गया, पावर के साइन देख के दोनों ही कॉनकेव नेचर के होंगे, यानी ये वाले लेंसेज होंगे, है ना, ऐसे वाला लेंस होगा। और ये वाले लेंस मुझे ज़रा बताओ, ये वाला लेंस मिड में से, बीच में से थिन होता है, पतला होता है बीच में से, और एजिस पे से, कॉर्नर्स पे से कैसा होता है, थिक होता है। ये बात आपको कंफर्म है अच्छे से, क्योंकि ज़रूरी है, इसने पूछ लिया। इसने पूछा है आर दीज लेंसेज थिनर एट द मिडल और एट द एजेस। थिन कहाँ से होते हैं ये बीच में से थिन होते हैं या कॉर्नर से थिन होते हैं? तो देखो थिन कहाँ से हैं, थिन बीच में से हैं। तो क्या लिखोगे ए पार्ट का आंसर? ऐसे लिखो, पहले लेंस का नाम बोल दो, लेंस यूज्ड इज कॉनकेव, है ना, कॉनकेव लेंस विच इज थिनर एट द मिडल। जो थिन कहाँ से होता है, मिड से होता है, तो विच इज थिनर एट द मिडल, तो मिड से वो थिन लेंस होता है, इस वजह से हम लोग उस चीज़ को ऐसा लिखेंगे। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई? तो विच इज़ थिन एट द मिडल। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने पहले लेंस पहचाना और फिर इसके बारे में बता दिया। अच्छा, फिर ये पूछा है विच लेंस हैज़ ग्रेटर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का पावर से उल्टा रिलेशन है, दोनों की दुश्मनी है। जिस लेंस की पावर कम होती है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे पावर 4 है, माइनस को हटा के देखना, वैल्यूज़ देखना, है ना। मैथमेटिक्स पे मत ले जाना, -3.5 -4 ऐसे मत कुछ सोचना, माइनस को हटाओ और फिर देखो, ये 3.5 है, ये 4 है, 3.5 छोटा होता है। तो राइट आई में जो चश्मा लगा हुआ है, ये जो लेंस लगा हुआ है, उसकी पावर कम है, लेफ्ट आई में जो लेंस लगा हुआ है इसकी पावर ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे, सिंस पावर ऑफ लेंस, है ना, राइट आई में जो लेंस लगा हुआ है उसकी पावर कम है, किसके कंपैरिजन में, जो लेंस लगा हुआ है लेफ्ट आई में, उसके कंपैरिजन में लेफ्ट आई वाले लेंस की पावर ज़्यादा है। तो फोकल लेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ उल्टा हो जाएगा, जिसकी पावर कम उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा। देयरफॉर फोकल लेंथ राइट आई वाले लेंस की, राइट आई लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट आई लेंस के कंपैरिजन में। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि सिंस पावर का फोकल लेंथ से उल्टा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, तो जिस लेंस की पावर कम उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा, एज सिंपल एज दैट। फिर पूछा है विच इज़ द वीकर आई, कौन सी आँख ज़्यादा कमज़ोर हो गई है जिसकी वजह से ज़्यादा पावर का चश्मा लगा है। भाई देखो, जिस आई में ज़्यादा पावर का चश्मा लगा है वो आई ज़्यादा वीकर है। तो लेफ्ट आई में -4 डायोप्टर का है, इसमें -3.5 का है, तो कौन सी आई ज़्यादा वीकर है, लेफ्ट आई इज़ मोर वीकर एज कम्पेयर टू राइट वन। ठीक है, सारे आंसर्स यहाँ पे प्रॉपरली लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, आपसे कंप्लीट कराए हैं रे डायग्राम। अब यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, कॉनकेव लेंस बना रखा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, और एक और केस होगा, एक ऐसा है। 3 केसेस में सब कुछ सेम है। जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। बाहर के जो एनवायरनमेंट है, एंट्री करते वक्त और एग्जिट करते वक्त बाहर के सराउंडिंग एनवायरनमेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। यहाँ भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तीसरे में भी सेम टू सेम है। फ़र्क क्या है, फर्स्ट वाले केस में जो n2 है ये ज़्यादा है n1 से, यानी कांच का जो मटेरियल है या जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ है, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। सेकेंड वाले केस में क्या है कि n1 की वैल्यू, यानी सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ज़्यादा हो गया। थर्ड वाले में दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हैं। तो ध्यान रखना बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या क्या होगा। बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है कि कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, हमेशा डाइवर्ज करता है। वो बात हर बार ट्रू नहीं है। वो बात सिर्फ तब ट्रू है जब आपका कांच के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो। आप सोचो ज़रा, आप जब भी रे डायग्राम बनाया करते थे तो आप आसपास कौन सा मीडियम मानते थे? एयर। बीच में कांच का तो लेंस है, साइड में क्या मानते थे? एयर मानते थे। यानी ऑलरेडी आपकी कांच की मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है साइड वाले से ज़्यादा हुआ करता था। तो अगर देखो, इसका बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। आप ये देखिए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसकी चलेगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होगा। जैसे इस वाले केस में जो कांच का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ज़्यादा है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, तो कांच का मटेरियल अपने अकॉर्डिंग इन लाइट रेस को मोड़ देगा। और ये कांच कौन सा है? ये लेंस कौन सा है? कॉनकेव है, तो ये लाइट रेस को डाइवर्ज कर देगा। लाइट रेस क्या हो जाएंगी? इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी। ब्लू कलर से मैं इनको कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वही डायग्राम है जो तुमने आज तक कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ा है। ये सिर्फ तब वैलिड है जब कांच के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, कांच का मटेरियल ज़्यादा पावरफुल हो। दूसरा केस उल्टा हो गया। इस केस में सराउंडिंग मटेरियल का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है जिसमें ये कांच रखा हुआ है, किसी ऐसे मीडियम में रखा हुआ है, एयर में तो हो नहीं सकता, कोई और दूसरा मीडियम होगा जिसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम का ज़्यादा हो गया, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रह गया, यानी सराउंडिंग मीडियम ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो वो क्या करेगा? इसका नेचर चेंज कर देगा। अब की बार ये लाइट रेज एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी। देख लीजिए, जी हाँ, ये रे डायग्राम भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक कॉनकेव लेंस भी लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, अगर हमारे पास सराउंडिंग मीडियम लेंस के मटेरियल से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हुआ तो अगर सराउंडिंग मीडियम लेंस के मटेरियल से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला होगा तो कॉनकेव लेंस आने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज करना शुरू कर देगा, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा पावरफुल है तो उसके अकॉर्डिंग बात होगी, वो उसके नेचर को चेंज कर देगा। तो ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है, ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरे केस में क्या होगा? अगर दोनों ही सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होंगे, यानी जिस मटेरियल का आपका ये कांच बना हुआ है उसी मटेरियल का आसपास का एनवायरनमेंट है, तो लाइट रे बेंड ही नहीं होने की। बेंडिंग क्यों होगी? जब मटेरियल सेम है दोनों का, तो लाइट रे सीधी सीधी निकल जाएंगी, ना तो डाइवर्ज होंगी ना ही कन्वर्ज होंगी। तो इस तरह से रे डायग्राम पूरा होगा। ये कॉनकेव के लिए था। थोड़ा सा एक शॉर्टकट में आपको कॉन्वेक्स का भी एक बार आइडिया दे देता हूँ, सुन लेना ध्यान से, है ना। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ कॉन्वेक्स के आइडिया में कि हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने बनाया इस तरह से। ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से लाइट रेज लेके आओ, पैरेलल लाइट रेज, 2-3 लाइट रेज ले आए हम लोग। मटेरियल लिखो, यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, सराउंडिंग मीडियम का N1, ठीक है, और कांच के मटेरियल का N2। फर्स्ट केस में N2 ज़्यादा है N1 के कंपैरिजन में, वही एज यूजुअल। सेकंड वाले केस में क्या है? सेकंड वाले केस में फिर से आप लोग कांच बनाओ, मतलब लेंस बनाओ एक। तो इस केस में फिर से अपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, फिर से पैरेलल लाइट रेज लेके आओ, इस तरह से पैरेलल लाइट रेज लेके आए। बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, कांच का N2, बाहर का N1। अब की बार क्या हुआ? N1 ज़्यादा पावरफुल है N2 के कंपैरिजन में, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तीसरे वाले केस में, क्योंकि दोनों केस में आपको फिर रे डायग्राम समझ में आ जाएंगे अच्छे से, ये एक बार बोर्ड एग्जाम ने पूछे हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जिस बच्चे ने चीज़ें बहुत सही से पढ़ रखी हैं, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ रखा, उसको हर बात की नॉलेज होगी अपने क्लास के लेवल के हिसाब से, तो सब कुछ उसे पता होगा। बाहर वाला N1, बाहर वाला N1, कांच वाला N2, दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब की बार बराबर हैं। तो सोचिए ज़रा, इस केस में, फर्स्ट वाले केस में N2 ज़्यादा है, कांच का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो कांच का मटेरियल अपने हिसाब से चलाएगा इस चीज़ को, और ये लेंस कन्वर्जिंग नेचर का है तो ये लाइट रेस को सबको कन्वर्ज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का रे डायग्राम इस केस में बिल्कुल परफेक्ट होगा। बना दिया, खत्म हो गया। सेकंड वाले केस में बाहर का जो मीडियम है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो उस केस में भैया अब की बार जो ये लाइट रेज होंगी, ये लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगी। ध्यान रखना, ये डाइवर्ज हो जाएंगी लाइट रेज। देख लो, कॉन्वेक्स लेंस से डाइवर्जेंस हो रहा है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर सराउंडिंग मीडियम ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है कांच के मटेरियल से तो।
और तीसरे केस में तो इन बच्चों को बाहर सीधे सीधे निकाल दो, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ऐसा कुछ हुआ कि पानी से निकले और पानी में डूब के चले गए। मतलब लाइट एयर से ग्लास में जाती है, ग्लास से एयर में, ग्लास से वाटर में, तो लाइट बेंड होती है ना। यहाँ तो जो मीडियम है दोनों साइड पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है जितना इस कांच के मटेरियल का है, तो लाइट बेंड ही नहीं होगी, सीधी सीधी निकल जाएगी। तो आपको क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों को डिज़ाइन करने सिखा दिए। जो चीज़ पावरफुल है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, उसकी चलेगी। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो लेंस अपने हिसाब से अपना बिहेवियर दिखाएगा, और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया तो सराउंडिंग मीडियम उस लेंस का नेचर बदल देगा। अगर वो कन्वर्जिंग नेचर का था तो डाइवर्ज करने लगेगा, और अगर डाइवर्जिंग नेचर का था तो कन्वर्ज करने लगेगा, अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तो। ठीक है, और अगर सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हुए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो लाइट सीधी सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो बढ़िया क्वेश्चन था, एक हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वन, अगला देखो, हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस रिलेटेड। ये बात आपको अच्छे से पता है, पावर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन होता है कि भैया पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसा रिलेशन होता है। P = 1/f है ना। अगर 1/f की जगह मैं 100/f लिख दूँ तो फोकल लेंथ को मैं सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूँ। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। खत्म हो गई कहानी, बिल्कुल। यू आर प्रोवाइडेड विद 2 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। बताया नहीं उसने कौन से लेंस हैं, उसने कहा 2 लेंस दिए 20-40 के। विच लेंस विल यू यूज टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट लाइट। अब इसने कोई साइन नहीं दिए बाय डिफॉल्ट, तो मैं दोनों को पॉजिटिव साइन का मान के चलूंगा, यानी दोनों कॉन्वेक्स लेंस दे रखे हैं ये मान के चलोगे, ये नाम उसने नहीं दिए। ये कह रहा है विच लेंस विल यू यूज टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट लाइट। कौन सा लेंस यूज करोगे जिससे ज़्यादा लाइट कन्वर्ज हो। अब सोचो ज़रा, 2 लेंस बना लो, बहुत आसानी है ये चीज़ बनानी। एक लेंस मैंने बनाया है ना, दूसरा लेंस बना लो थोड़ा आगे जाके, यहाँ पे को दूसरा लेंस आप लोगों ने बनाया। एक लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। आपको पता है लेंस की फोकल लेंथ अगर बढ़ेगी तो उसकी पावर घटेगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर घटेगी, पावर घटेगी तो लेंस पतला बनेगा, सीधी सी बात है। यानी जिस लेंस की फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज़्यादा है, वो मोटा लेंस है। मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि अगर पैरेलल लाइट रेज तुम लेके आओगे इस वाले लेंस पे और पैरेलल लाइट रेज लेके आओगे, पैरेलल लाइट रेज लेके आओगे इस वाले लेंस पे, तो कौन से वाले में ज़्यादा कन्वर्जेंस होगा। इस वाले में कन्वर्जेंस ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, इस वाले में कन्वर्जेंस थोड़ा दूर जाके होगा। क्या बात समझ में आ रही है, कुछ इस तरह से। तो ये लॉजिक्स होते हैं, ये समझ में आने चाहिए। तो पूछा था ना कि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस दिया, 40 सेंटीमीटर का दिया, कौन ज़्यादा कन्वर्ज कर पाएगा। तो 20 सेंटीमीटर वाले फोकल लेंथ की पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ 20 कम है ना। तो क्या लिखोगे, फॉर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, फॉर ऐसे लिखना, फॉर लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पावर विल बी मोर, पावर ऑफ लेंस विल बी मोर, ज़्यादा पावर होगी 20 सेंटीमीटर वाले की। 40 के कंपैरिजन में छोटी फोकल लेंथ 20 है ना, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा होगी। देयरफॉर that lens can give more convergent light, तो वो लेंस ज़्यादा कन्वर्जेंट लाइट रेज प्रोड्यूस कर सकता है। जिसकी पावर ज़्यादा वो उतनी जल्दी बेंडिंग कर देगा ना। पावर का मतलब ये तो होता है लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी। जितना स्ट्रांगली कोई लेंस कन्वर्ज कर पा रहा है, जितना स्ट्रांगली डाइवर्ज कर पा रहा है, उसको उसकी पावर बोलते हैं। तो जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज़्यादा, जिसकी पावर ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। लेंस कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ज करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से एक और हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप बड़ा सा दिखने में क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सबको हम सॉल्व कर लेते हैं आराम से। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पर ऑब्टेन करवाना चाहते हो तो सीधी सी बात है, स्क्रीन पर एक रियल इमेज बनती है तो लेंस पक्का कॉन्वेक्स यूज करना पड़ेगा। इतनी बात पढ़ के समझ में आ गया। स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है रियल इमेज मतलब कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, ठीक है, प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, ये सब बनाना है हमें। इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम,
फ्लेम के साइज का 3 गुना है इमेज, यानी क्वेश्चन के हिसाब से जो सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दे रखा है। या ऐसे बोल लो, सिंपल सी बात, इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिखो, ऐसे लिख लो ना, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स हुआ है। मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स हुआ है? 3 टाइम्स, और माइनस में लिखोगे। क्यों सर? इसने बोला है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाई है, तो आपने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि भैया आप इमेज कहाँ बनवाओगे? स्क्रीन पर। स्क्रीन पर इमेज कौन सी बनेगी? रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? उल्टी। इस वजह से मैग्निफिकेशन का साइन मुझे सोचना पड़ेगा खुद से, तो मैं लिख देता हूँ सिंस रियल इमेज देयरफॉर एम कैसा है? नेगेटिव है, इसलिए एम नेगेटिव है क्योंकि रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज का पता लग गया ना, स्क्रीन पर बननी है, इसलिए। तो क्वेश्चन के वर्डिंग्स बहुत कुछ कह जाते हैं। If the image is 3 times the size of the flame and the distance between the lens and image is, यहाँ ध्यान रखना, इमेज की डिस्टेंस दे रखी है लेंस से, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज, तो यानी इमेज की डिस्टेंस लेंस से नापी जाती है, कितनी दे रखी है उसने? वो डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर दे रखी है। अब फिर से फंस गए साइन पे। लेंस कौन सा है? हमें पता है पहले से, कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, है ना, नेचर हमें पता लग चुका है, कॉन्वेक्स लेंस है सारी बातों से। स्क्रीन पर बनानी है, रियल इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस बना पाएगा। तो v की वैल्यू मैं प्लस में लूँ या माइनस में लूँ? आप कौन सी इमेज बनाना चाहते हो? सर मैं एक ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं जो स्क्रीन पर बन जाए। स्क्रीन पर बनती है रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस के केसेस याद कर लो। इस कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज जब भी बनाता था तो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड पे बनती थी इमेज, है ना, दूसरी साइड पे बनती थी। यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो नेगेटिव होती है, तो इमेज की डिस्टेंस वहाँ पे कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि सारी की सारी इमेज कॉन्वेक्स लेंस जो रियल इमेज बनाता था वो अपोजिट साइड में बनाता था, तो इसलिए v प्लस का रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि u माइनस का होता है, u वाली साइड पे तो बन नहीं रही, अपोजिट पे बन रही है, तो प्लस 80। साइन कन्वेंशन के बिना तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे तुम्हारी, ध्यान रखना। पूछ क्या रहे हैं? एट वॉट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? कैंडल को कहाँ रखूँ, यानी u कितना होना चाहिए मेरा, ये पूछ रहे हैं मुझसे। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, यानी जहाँ पे वो इमेज बनी है 80 सेंटीमीटर पे, उसकी नेचर कैसी होगी और लेंस की नेचर कैसी होगी? तुम्हें पता लग गया, इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी और लेंस का नेचर कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज पूछा है, तो नेचर ऑफ इमेज एंड लेंस, है ना, इमेज का नेचर पूछा है और लेंस का नेचर पूछा है, ये 2 बातें भी पूछी हैं। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखना उसने कहीं जिक्र नहीं करा फोकल लेंथ का, दूर दूर तक फोकल लेंथ का जिक्र नहीं है, तो बच्चे सोचते क्वेश्चन गलत है, अटक गए भैया। नहीं अटके भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा ये क्वेश्चन आराम से। यहाँ पे आपको u की वैल्यू पूछी हुई है, आपसे क्या बोल रहा है? आपसे मैग्निफिकेशन उसने दे रखा है ना, 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन दे रखा है, तो आप यहाँ u तो निकाल सकते हो। आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, m लगाओ, अब की बार m इज इक्वल टू HI/HO नहीं लगाऊंगा क्योंकि कुछ भी पता ही नहीं है, v/u लिखो। प्लस में v/u होता है ना, लेंस में आपको अच्छे से पता है, प्लस में v/u होता है। क्वेश्चन मिरर का चल रहा होता तो यहाँ माइनस v/u लिखते आप। m-3 आपने अपनी कॉमन सेंस से सोच ली सारी बातें, ये v प्लस का 80 है, u आप ढूंढ रहे हो इतने देर से, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 80/3, यानी यू कैन से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 2 जा 6, हमारे पास 2 बचेगा 20, 3 6 जा 18, है ना, 26.67 ऐसे चलता रहेगा, इतने सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है उस पर्टिकुलर लेंस के सामने लगभग, या तो ये बोल लो 80/3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, या 26.67 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ होगा। हमें क्या निकालना है? हमें अल्टीमेटली u की वैल्यू निकालनी थी, तो एक आंसर तो आपका आ गया ना आराम से। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, लिखोगे थ्योरी में ऐसे खुद से, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड या फ्लेम शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26.67 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस वन? अब इमेज की नेचर कैसे होगी? सिंपल कॉमन सेंस, सिंस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे इमेज बनवाना चाहते हो, सो इट मस्ट बी अ रियल इमेज, इट मस्ट बी अ रियल इमेज, है ना, इट मस्ट बी अ रियल इमेज, हेंस इट वुड बी इन्वर्टेड एज वेल। रियल इमेज तो इन्वर्टेड होती है, इट वुड बी इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड एज वेल। ठीक है भाई, ये कहानी हमने इमेज के नेचर के बारे में बता दी। और लेंस कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, सच टाइप ऑफ रियल इमेज, सच टाइप ऑफ रियल इमेज कौन बना सकता है? सच टाइप ऑफ रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड
बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर दी और हमारा फाइनल आंसर हो गया। सब कुछ बहुत क्लैरिटी से, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है तो इसलिए थोड़ा बहुत बढ़िया से सब कुछ सॉल्व करना है। वी सोचना है, एम सोचना है, साइन आप भूल गए तो कहानी खत्म हो गई, वहीं पे ध्यान रखना, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए। चलिए फाइनली एनसीईआरटी के कुछ बढ़िया से एमसीक्यूज हैं, उनको भी हैंडल कर लेते हैं और फाइनली खत्म करते हैं पूरा चैप्टर अपना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, इनमें से किसका लेंस नहीं बना सकते तुम? वाटर का लेंस, आप सोचें सिर्फ पानी का लेंस कैसे बनेगा? अरे भैया पानी का लेंस बनने का मतलब ये है कि पानी के थ्रू तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना, मतलब पानी में लेंस मत बनाओ, फिजिकल लेंस मत बनाओ कि पानी का लेंस बनाओ से तुमने उठा लिया। आप ऐसे सोचो ना कि लाइट रे ऐसे आ रही थी, एयर से वाटर में आ रही थी, है ना, और उसके बाद ये वाटर को क्रॉस करके बाद में नीचे एयर में निकल गई। सपोज बीच में ऐसे किसी टब के अंदर, बीकर के अंदर पानी भरा हुआ था, तो ये वाटर जो है लेंस की तरह काम कर गया नहीं कर गया, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि पानी का लेंस दिखेगा, देखो पानी का लेंस बना हुआ है, तो एयर से आई कोई चीज़, लाइट आई, वाटर में एंट्री मारी, फिर वापस एयर में चली गई, तो ये जो पानी था ये लेंस का बिहेव कर गया नहीं कर गया, कि लाइट रे बेंड हो गई होगी। तो वाटर का एक लेंस क्रिएट हो सकता है ना, इस तरह की सिचुएशन में वाटर लेंस की तरह काम कर सकता है। कांच का तो लेंस बन ही सकता है, प्लास्टिक फाइबर्स के लेंस होते हैं जो टूटते नहीं है, वो भी बन सकते हैं। ये ऑप्शन परफेक्ट है। क्ले का, मिट्टी का, क्ले मतलब वो जो गीली मिट्टी टाइप होती है, इसका लेंस नहीं बना सकते तुम, क्योंकि इट्स ए ऑपेक मटेरियल। क्ले क्या है? क्ले एक ऑपेक मटेरियल है, क्ले ऑपेक मटेरियल है। ऑपेक मटेरियल का मतलब इसमें से लाइट ही पास नहीं होगी जाने की, तो करोगे क्या, कहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाएगा? तो क्ले ऑपेक मटेरियल है, सो इट कैन नॉट बी यूज टू मेक द लेंस, इट कांट बी यूज्ड टू मेक लेंस। ठीक है, बाकी सब चीज़ का लेंस बना सकते हैं। वाटर का लेंस भी तुम्हें बता दिया, वाटर का फिजिकल लेंस नहीं बनेगा कि चश्मे में पहन लोगे, वाटर का लेंस मतलब इस तरह की सिचुएशन। अब इसकी जगह हम मिट्टी रख देते तुम, क्ले, लाइट पास ही नहीं होने की, क्योंकि ऑपेक सब्सटेंस है ये तो। ठीक है, तो क्ले इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, ए स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, हैव ईच हैव फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि वो मिरर और लेंस कैसे हो सकते हैं। सो जब भैया एफ अगर नेगेटिव आ गया, चाहे वो मिरर का हो चाहे लेंस का हो, यूनिवर्सल रूल है, तो भैया आपका होगा वो कॉनकेव। क्या होगा? कॉनकेव। कुछ भी हो, मिरर हो लेंस हो, एफ नेगेटिव अगर आ गया तो वो कॉनकेव ही होगा। तो बोथ कॉनकेव, हाँ यही ऑप्शन परफेक्ट है, यही ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मिरर कॉनकेव वो कैसे हो सकता है? दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव है ना, तो कॉनकेव है भैया, कॉनकेव है, आंख बंद करके कॉनकेव। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। आप एक डिक्शनरी पढ़ रहे थे, उसमें बहुत छोटे छोटे से लेटर्स हैं, वो आपको पढ़े नहीं जा रहे आपसे। आपने क्या करा, आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आए, है ना, आप एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आए, ऐसा ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसमें हैंडल होता है, तो आप एक ऐसा अच्छा सा मैग्नीफाइंग ग्लास बनवा के लेके आए मार्केट से। इस मैग्नीफाइंग ग्लास को ये पूछ रहे हैं आप अपने डिक्शनरी से कितनी सेंटीमीटर पे रखोगे, या ऐसा पूछ रहे हैं कि आपको ये सब काम करना है ना, आपको छोटे छोटे से लेटर्स पढ़ने हैं, बड़े करने हैं, उन लेटर्स को पढ़ना है, तो आप इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ करोगे। अब सीधी सी बात है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ रहे हो, है ना, हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास से उस चीज़ को पढ़ना है, हमें छोटे छोटे लेटर्स पढ़ने हैं, तो हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। और मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको पता है कौन सा लेंस होता है, इसमें लेंस जो होता है वो लेंस हमेशा कॉन्वेक्स होता है। तो 50-50 से दो ऑप्शन तो कट हो गए, कॉनकेव वाला ऑप्शन ये कट हो गया और लास्ट डी ऑप्शन ये कट हो गया। कॉनकेव लेंस से मैं छोटे लेटर्स को बड़े नहीं कर पाऊंगा, तो कॉनकेव लेंस तो हो ही नहीं सकता। आंसर या तो अब कॉन्वेक्स लेंस वाला, या तो ए आएगा या सी आएगा। अब कौन सा यूज़ करोगे, सोच के देखो ज़रा ध्यान से, आप किस सिचुएशन में बड़े लेटर पढ़ पाओगे कॉन्वेक्स से, ज़रा इधर सोचो। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस, ये हमारा उसका डबल है ना, ये दूसरा फोकस, ये उसका डबल। अगर ऑब्जेक्ट इस जगह रखा हो, ऑब्जेक्ट आप मतलब आपके उस डिक्शनरी के लेटर्स, अगर ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ रखा होता है तो इसकी इमेज कुछ इस तरह से बनती है ना, बड़ी सी इमेज बनती है। तो आपको क्या करना है, उन छोटू छोटू से लेटर्स की, ए बी एक लेटर है, ऑब्जेक्ट लेटर हो गया, आपको अपना मैग्नीफाइंग ग्लास उस लेटर से काफ़ी क्लोज रखना चाहिए। देख रहे हो ना कितनी नज़दीक रखा हुआ है, इतनी से डिस्टेंस पर रखना चाहिए।
सो दैट बड़ी सी इमेज उसकी बन जाए। यानी कि क्या है, फोकल लेंथ काफ़ी कम होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो ये अच्छे से उसको मैग्नीफाई नहीं कर पाएगा। तो कम फोकल लेंथ का हम लोग लेंस यूज़ करेंगे, तो एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है ना, स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस यूज़ करेंगे। स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस यूज़ करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, पावर उस लेंस की बढ़ जाएगी, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, नॉट 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें लेंस से काफ़ी नज़दीक ऑब्जेक्ट को रखना है जिससे एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज बने। तो इमेज का मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा बड़ी इमेज बन जाएगी। अगर हमारे पास स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस होगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी और वो लेटर्स को अच्छे से बड़े करके दिखा पाएगा। तो ध्यान रखना, कॉनकेव तो यूज़ हो ही नहीं सकता, कॉनकेव का तो ऑप्शन कट हो गए। कॉन्वेक्स में डाउट था, एक में 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, एक में 5 है, तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला, जिससे लेंस की पावर ज़्यादा हो और वो लेंस